Good morning, all of you. गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल है? अच्छे हैं? अजय, सुमित, नीरज, अरुण, बेटा वीडियो ऑन कर लो तो तुम्हारा नेट प्रॉपर आ रहा है तो। अंजलि, गोविंद, देखो बच्चों जल्दी से ज्वाइन करो। देखो हमने पी ब्लॉक जो चैप्टर है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स को हमने कंप्लीट कर लिया बच्चों, ठीक है। उसके कुछ यूजेज वगैरह हैं वो आप लोग याद कर लेना। पी ब्लॉक एलिमेंट से क्वेश्चंस कैसे आएंगे, एक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन आएगा। देखो उससे क्वेश्चन कैसे आएंगे बच्चों, एक तो आएगा स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सो एसिड, एक आएगा ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बॉन्ड एंगल, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, इनके ऑर्डर पूछ लेगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन जो आएगा वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन आएगा। एक आएगा रीजन क्वेश्चन, रीजनिंग क्वेश्चन लाइक why the boiling point of ammonia is greater than pH3, इस तरीके से why H2O is liquid, why H2S is gas। ऐसे क्वेश्चन आएगा, मतलब रीजन वाले क्वेश्चन आएंगे बच्चों। कैसे क्वेश्चन आएंगे रीजन वाले कि H2O लिक्विड है, H2S गैस है, NH3 का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, pH3 का कम होता है। तो इस चैप्टर से बोर्ड में इस 4 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर? ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस हो गया। स्ट्रक्चर आएगा ही आएगा, वो किसी का पूछ सकता है चारों ग्रुप में, जैसे ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस पूछ ले, सल्फर पूछ ले, हैलोजेंस पूछ ले और जिनोन के ऑक्साइड पूछ ले। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर पूछ ले और मेथड ऑफ प्रिपरेशन मतलब कॉन्टैक्ट प्रोसेस पूछ ले, ऑस्टवाल्ड मेथड पूछ ले, डेक्कन प्रोसेस पूछ ले, ठीक है ना, और अमोनिया बनाने की हैबर्स प्रोसेस पूछ ले। ये है बेटा, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करेंगे बेटा, क्योंकि अभी देखो सिलेबस डिसाइड नहीं हुआ है। जिस हिसाब से कोरोना का इम्पैक्ट और स्कूलें नहीं खुल रही हैं उस हिसाब से कुछ ना कुछ सिलेबस आएगा। तो सिलेबस बच्चों पे डिसाइड नहीं हुआ है, तो अभी हम जो पिछले साल जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग कुछ टॉपिक्स करते हैं। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट, सॉलिड स्टेट। देखो चैप्टर फर्स्ट सॉलिड स्टेट, फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है।
एक्सरसाइज कर लो ना बेटा, यू आर नॉट ए किड्स। मंजू बेटा तुमने लिखा है क्या मैसेज एक्सरसाइज का? हाँ, एक्सरसाइज करना, जो नहीं आए वो उससे पूछ लेना, ठीक है? ठीक है बच्चों, यस। क्वेश्चन आंसर जो आपको नोट्स लिखवाए हैं, जो पढ़ाया है, उसी में से मिलेंगे। आपको एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है, और जो ना आए वो मेरे से पूछ लेना बच्चों, ठीक है? अब देखो, हम बात करेंगे बेटा, आज हम बात करेंगे चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट। अच्छे से समझने की कोशिश करना, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान सा चैप्टर है। बाकी जो बच्चे क्लास में ज्वाइन नहीं हो पा रहे उनको भी बोलो कि जल्दी से ज्वाइन करें। क्यों? क्योंकि अभी नया चैप्टर भी स्टार्ट हो रहा है। चलो सॉलिड स्टेट की अपन बात करें बच्चों, तो पहले तो अपन बात करते हैं सॉलिड। सॉलिड क्या होता है सबको पता है। सॉलिड की अपनी एक करैक्टरिस्टिक्स होती है। क्या? सॉलिड लेस कंप्रेसिबल होते हैं बेटा। सॉलिड जो होते हैं उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो प्रॉपर अरेंज होते हैं। तीसरी बात बच्चों, सॉलिड जो होता है वो रिजिड होता है। क्या होता है? रिजिड होता है। उसकी अपनी एक शेप होती है, उसका वॉल्यूम भी फिक्स होता है, ठीक है? तो लिखो करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट। बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। क्लास प्रॉपर क्यों नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ बेटा, ये किसने लिखा है मैसेज? क्लास ही प्रॉपर। बेटा क्लास कैसे प्रॉपर नहीं आ रही? रीजन बताओ। आवाज नहीं आ रही या फिर क्लियर दिखाई नहीं दे रहा? क्या रीजन है? ओके, वीडियो क्लियर नहीं आ रहा। वीडियो क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा? वीडियो क्लियर, वीडियो नॉट क्लियर। नहीं तो ओके, चलो ये आपके इंटरनेट की भी प्रॉब्लम हो सकती है कि कुछ बच्चों को क्लास प्रॉपर दिखाई दे रही है। बेटा यूट्यूब पे जो वीडियो डाल रखे हैं उनको देख लिया करो, टाइम निकाल के। फ्री तो हो तुम लोग, जितना टाइम तुम्हारा स्कूल से आने जाने में लगता है उस टाइम में बच्चों आप देख लिया करो। ओके चलो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके नेटवर्क की प्रॉब्लम है। अपन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड की बात करें तो लिख लो, दे हैव डेफिनेट शेप। दे हैव डेफिनेट शेप। बच्चों सबको पता है सॉलिड जो होता है बच्चों उसकी शेप कैसी होती है? डेफिनेट शेप होती है। कोमा वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है एंड मास भी डेफिनेट होता है। क्लियर? दे आर लेस कंप्रेसिबल। दे आर लेस कंप्रेसिबल। ठीक है, मतलब इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते बच्चों। मतलब कोई पत्थर है उसको कंप्रेस कर सकते हो क्या? ये हार्ड ये है, क्या बोलते हैं, मारकर इसको कंप्रेस नहीं कर सकते। यदि आप सॉलिड को कंप्रेस करोगे तो टूट जाएगा। ठीक है, कंप्रेस नहीं होगा बल्कि वो टूट जाएगा बच्चों। क्लियर है? तीसरी बात, दे आर रिजिड। The atom, ions or molecule are proper arrangement, proper arranged in crystal lattice.
बच्चों सॉलिड की अपन बात करें तो सॉलिड किसी न किसी एटम से मिलकर बना होगा, आयन से मिलकर बना होगा, मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा। तो इनके एटम्स, आयन और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बच्चों वो प्रॉपर अरेंज होते हैं। मतलब अरेंजमेंट जो होता है वो रेगुलर अरेंजमेंट होता है। किसमें? क्रिस्टल लैटिस। अभी एक वर्ड है लैटिस। कौन सा वर्ड है? लैटिस। बच्चों एक वर्ड है लैटिस। अब एक बार बताओ लैटिस से मतलब क्या समझते हो, बताओ मेरे को। व्हाट डू यू मीन अबाउट लैटिस? बच्चा लैटिस का नाम सुना है? याद करो, लैटिस एंथैल्पी करवाया था आपको चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग। बेटा बहुत सारे वर्ड्स लिखवा रखे हैं। लैटिस एंथैल्पी मतलब किसी सॉलिड को ब्रेक डाउन करने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज नोन एज लैटिस एंथैल्पी बच्चों। तो लैटिस सही मायने में क्रिस्टलाइन सॉलिड को, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है उसी को हम लैटिस बोल देते हैं। लैटिस कोई नई चीज़ नहीं है बच्चों। सॉलिड के लिए अपन वर्ड यूज कर लेते हैं लैटिस। क्या वर्ड यूज कर लेते हैं? लैटिस। तो लैटिस का मतलब क्या हुआ? जनरली कोई भी सॉलिड कंपोनेंट है उसको हम लैटिस वर्ड यूज कर लेते हैं। लिख लो। आगे मैं लैटिस वर्ड बोलूँगा तो आपको कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन अपन कर लेते हैं, उसके बाद में थोड़ा सा कैलकुलेशन पोर्शन आएगा। इस चैप्टर से एक न्यूमेरिकल आ जाता है छोटा सा। ये फिजिकल केमिस्ट्री के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ बहुत ही अच्छे चैप्टर हैं और बहुत आसान से चैप्टर हैं बच्चों। बिल्कुल आप समझ के पढ़ोगे तो बहुत ही आसान चैप्टर हैं और बहुत ही कम टाइम में भी कंप्लीट हो जाते हैं। बस शर्त ये है कि आपके पास वीडियो क्लियर आना चाहिए। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के पास वीडियो क्लियर आ रहा है, कुछ के पास नेटवर्क प्रॉब्लम है बच्चा, तो नेटवर्क तो मैं भी नहीं लगा सकता। ठीक है, वीडियो देख ले करो बाद में। चलो, तो सॉलिड स्टेट जो है उसकी एक कुछ प्रॉपर्टीज थी। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ सॉलिड्स की। अपन बात करें, ठीक है, टाइप ऑफ सॉलिड की बच्चों अपन बात करें तो एक बार बताओ, ये मेरे हाथ में फोम है। क्या है? फोम। ये भी सॉलिड है ना। इसको मैं थोड़ा बहुत तो कंप्रेस कर सकता हूं ना बेटा। मैंने लिखा है लेस कंप्रेसेबल। मैंने लिखा है लेस। इसको थोड़ा बहुत तो कंप्रेस कर सकते हो। एक साइड में मेरे पास क्या है? गोल्ड है या कॉपर है या आयरन मेटल है। आयरन का कोई टुकड़ा है, आपके घर पे आयरन की नेल पड़ी होगी, आयरन की कील पड़ी होगी, यू नो, हथौड़ा पड़ा होगा, चाबी पड़ी होगी, कुछ भी पड़ा होगा। उसको आप दबाओगे वो दब जाएगा। क्या बताओ? आयरन का आर्टिकल कंप्रेस हो जाएगा क्या बच्चों? नहीं होगा। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के हिसाब से, उनकी क्लीवेज प्रॉपर्टी के हिसाब से, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से, समझ गए बच्चों, उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हिसाब से सॉलिड्स जो होते हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 2 पार्ट में। लिखो, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड। एमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड भी बोलते हैं। ठीक है, और यहां पे लिख लो प्रॉपर्टी। आवाज नहीं आ रही क्या बेटा? आवाज तो आ रही है यार। आवाज आ रही है मेरी? कैन यू हियर मी? गुड, शाबाश। अजय, सुमित, नेहा, अंजलि, कपिल, बेटा वीडियो ऑन कर लो यार। वीडियो ऑन करने से मुझे बहुत अच्छा फील होता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम मेरे सामने बैठे हो। प्रॉपर्टीज
क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड। बेटा राजस्थान बोर्ड में यहाँ से डिफरेंस पूछता है, राजस्थान बोर्ड में यहाँ से डिफरेंस पूछते हैं। पहले का सिलेबस भी मिलता जुलता ही था, पहले राजस्थान बोर्ड की बुक चलती थी, वह एनसीईआरटी चलता है। राजस्थान बोर्ड की बुक में एनसीईआरटी बुक में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, मोस्ट ऑफ द टॉपिक वही है बच्चों, कोई 2 4 5 टॉपिक का फ़र्क है। ओके चलो बच्चों, क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम ट्रू सॉलिड भी बोलते हैं, और क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है बच्चों उसमें पार्टिकल्स प्रॉपर अरेंज होते हैं, इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट शार्प होता है। ठीक है, इनको आप चाकू से काटोगे तो एक स्मूथ और प्लेन एज बनेगी। अपन बात करते हैं शेप की, किसकी बात करते हैं? शेप। फर्स्ट प्रॉपर्टी है शेप। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे फॉर्म है बच्चों फॉर्म जो है उसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती है, तो सॉलिड ना बेटा। फॉर्म, कुशन, तकिया, गद्दा, यू नो, ठीक है, साइकिल की सीट, फॉर्म। तो फॉर्म सॉलिड फॉर्म में होता है, बट उसको आप कंप्रेस करते हो तो कंप्रेस थोड़ा बहुत हो जाता है ना, उसकी प्रॉपर कोई शेप नहीं ना, फिक्स शेप तो नहीं है ना बच्चों। ठीक है, तो शेप के हिसाब से क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं उनकी फिक्स शेप होती है। क्रिस्टलाइन सॉलिड की शेप जो होती है बेटा फिक्स होती है, और इनकी इर्रेगुलर होती है। क्या होती है बच्चों? इर्रेगुलर। बच्चा आरबीएससी के 2 टाइम पेपर होंगे। अभी मैंने कल परसों भी ये बात बोली थी, कुछ बोलते नहीं है, मैं भी बोलता हूँ नीलम। एक्चुअल में सीबीएसई में अब की बार 2 टर्म में पेपर होंगे बच्चों, एक टर्म फर्स्ट, एक टर्म सेकंड। ठीक है, जैसे बहुत पहले ज़माने में 2 टाइप के पेपर होते थे, एक हाफ ईयरली, एक ईयरली। वो तो अभी भी होता है, लेकिन अब खाना पूर्ति होता है। तो 2 टर्म में पेपर होंगे, आधा आधा सिलेबस डिवाइड कर दिया। सीबीएसई ने तो सिलेबस भी डाल दिया, सीबीएसई ने तो सिलेबस भी डाल दिया। अब राजस्थान बोर्ड भी सीबीएसई को कॉपी करता है, आपको मैं बताऊं बात, इसलिए मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया है, क्योंकि आपको पता है सीबीएसई बोर्ड से भी मैं बहुत ज़्यादा टच हूँ, आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पे ऑनलाइन क्लास में इसमें बोल नहीं सकता, क्योंकि वीडियो और लोग भी सुनेंगे, समझ गए? तो कहने का मतलब ये है कि बच्चों आरबीएसई भी सीबीएसई को क्या करता है? कॉपी करता है। पिछले साल जो टॉपिक डिलीट हुए थे वो आरबीएसई और सीबीएसई के सेम से थे, तो इसलिए मैंने रिस्क ना लेके वो टॉपिक तो कंप्लीट करवाते जो सीबीएसई में भी चलते हैं, क्योंकि अब बुक तो सेम हो गई, आरबीएसई और सीबीएसई में सेम बुक चलती है बच्चों। ठीक है, इसलिए मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया। हाँ, 2 टर्म में पेपर होने के चांसेज हैं नीलम, लेकिन अभी ऑथेंटिक न्यूज आरबीएसई की साइड से नहीं आई है। ठीक है, जब तक वो नहीं आई तो मैं ये नहीं बोल सकता कि 2 टर्म में होंगे, लेकिन चांसेज हैं। शेप इनकी फिक्स होती है बच्चों, इनकी इरेगुलर होती है। दूसरा मेल्टिंग पॉइंट। बच्चों जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है। क्या होता है? शार्प। शार्प का मतलब समझते हो क्या? एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है। जैसे मान लो NaCl एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है, NaCl एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। माना NaCl बच्चों, NaCl जो है, सपोज NaCl जो है, अज्यूम कर रहा हूँ मैं, वो मान लो 350 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होता है। तो ऐसा नहीं है कि वो 325 के आसपास से मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, वो फिक्स 350 डिग्री सेल्सियस पे ही मेल्ट होगा। मतलब इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो फिक्स होता है, जिसको हम शार्प बोल सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। क्लियर? लेकिन रबर है, रबर जानते हो, रबर, पॉलीथीन, रबर को आप गर्म करते हो या रबर से बने किसी पाइप को या किसी चीज़ को आप गर्म करते हो तो पहले वो सॉफ्ट होता है, बोलो होता है कि नहीं होता? बच्चों रबर को आप गर्म करते हो पहले वो सॉफ्ट होगा कि नहीं होगा बताओ? और ज़्यादा गर्म करोगे तो फिर पिघलने लग जाएगा। मतलब
रबर का जो मेल्टिंग पॉइंट एक रेंज में होता है, फिक्स नहीं होता। रबर धीरे 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 मेल्ट होना स्टार्ट होता है। बोला होता है कि नहीं होता? समझ गए क्या? तो एम्बोर्फस सॉलिड जो होते हैं बच्चों, उनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है एक रेंज में होता है, फिक्स नहीं होता। जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है बच्चों, उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? फिक्स होता है। क्या होता है? फिक्स। किसी रेंज में नहीं करता। जैसे ही 350, ये अज्यूम कर रहा हूँ, ये डेटा फिक्स नहीं है, जस्ट अजम्पशन लिया है मैंने, कि जैसे 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुँचेगा तभी NaCl मेल्ट होगा, उससे पहले मेल्ट नहीं होगा वो। समझ गए? तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, देख लो, शार्प मेल्टिंग पॉइंट मतलब मेल्ट एट फिक्स टेम्परेचर। बच्चों ये फिक्स टेम्परेचर पे मेल्ट होगा। कहाँ पे मेल्ट होगा? फिक्स टेम्परेचर पे मेल्ट होगा बच्चों। यहाँ पे इनमें एक रेंज होती है। क्या होती है? रेंज मतलब रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, मतलब ग्रेजुअली soften, gradually soften during temperature increase। बच्चों टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे ये ग्रेजुअली मतलब धीरे 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 सॉफ्ट होता है। क्या होता है? धीरे धीरे सॉफ्ट होता है। ठीक है बच्चों, एकदम से सॉफ्ट नहीं होते। रबर का एग्जांपल मैंने आपको बताया है। ठीक है, यस। तीसरा लिखो क्लीवेज प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? क्लीवेज प्रॉपर्टी। क्लीवेज का मतलब क्या समझते हो बच्चों? डियर स्टूडेंट्स, क्लीवेज से मतलब क्या समझते हो? बताओ। किसी चीज को काटना, किसी चीज को हम कट करते हैं उसको बोलते हैं क्लीवेज। क्या बोलते हैं बेटा? क्लीवेज। ठीक है, मतलब सोडियम मेटल तो सब जानते हो, सोडियम एक मेटल है और सोडियम मेटल को आप चाकू से काट सकते हो। वैसे तो किसी भी मेटल को किसी न किसी इक्विपमेंट से काट सकते हैं। भाई लोहे को काटने के लिए आप क्या काम में लेते हो? एक ब्लेड आती है जिसको फनर बोलते हैं, उससे काट लेते हैं। काटने को तो लोहे को भी काटा जाता है। बोलो लोहे की पाइप काटते कि नहीं काटते? बेटा जब आप क्रिस्टलाइन मेटल्स को, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को कट करते हो तो काटने के बाद में उनकी जो नई सरफेस मिलेगी वो स्मूथ होगी। क्या होगी? स्मूथ होगी और प्लेन होगी। समझ गए? मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड को बेटा कट करने के बाद में जो हमें सरफेस मिलेगी वो स्मूथ मिलेगी और प्लेन मिलेगी। लेकिन एमोर्फस सॉलिड को आप कट करोगे बच्चों, क्या लिखा? ग्रैंड्यूर। मतलब क्या मतलब है बेटा इसका? मैं समझा नहीं। मतलब एमोर्फस सॉलिड को बच्चों हम काटेंगे तो इनको कट करने के बाद में इनमें जो सरफेस मिलेगी वो रफ सरफेस मिलेगी। कैसी सरफेस मिलेगी? रफ। लिख लो, लिख लो। कट बाई शार्प एज टूल। किसी शार्प एज टूल से आप इसको काटोगे, देन न्यूली सरफेस इज स्मूथ एंड प्लेन। कट करने के बाद बेटा जो नई सरफेस होगी वो बिल्कुल स्मूथ होगी और प्लेन होगी, उबड़ खाबड़ नहीं होगी, रफ नहीं होगी। इनमें कैसी सरफेस होगी? रफ सरफेस। आफ्टर बच्चों एमोर्फस सॉलिड जो होते हैं उनमें हमें कैसी सरफेस मिलेगी?
रफ सरफेस मिलेगी। बेटा ये क्या लिखा है, GRANDEUR, मैं समझा नहीं इसका मतलब क्या लिखा है, ठीक है। फ्यूजन बेटा फ्यूजन का मतलब क्या होता है बताओ डियर स्टूडेंट, फ्यूजन का मतलब क्या होता है बताओ, किसी चीज़ को मिक्स करना, एक चीज़ को दूसरी चीज़ में मिक्स करना, उसको बोलते हैं फ्यूजन। क्या बोलते हैं, फ्यूजन, ठीक है। तो जनरली सॉलिड सॉलिड कभी भी फ्यूज नहीं होते, पहले सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं फिर मिक्स करते हैं। एक बार बताओ मेरे को, आपने एक साइड में क्या लिया बच्चों, आपने एक साइड में क्या लिया, मान लो आपने बाजरे का क्या लिया, बाजरा लिया, अभी बाजरे का सीजन है। एक साइड में आपने क्या लिया, गेहूं लिया, और दोनों को मिक्स कर दिया, क्या वो फ्यूज होंगे, क्या नहीं होंगे, उनको वापस से आप सेपरेट कर सकते हो बच्चों। लेकिन आपने बाजरे का आटा लिया, गेहूं का आटा लिया, दोनों में पानी डाला, दोनों को अच्छे से डिजोल्व किया और दोनों पानी को अच्छे से मिक्स कर दिया, आटा घोंस दिया, मतलब आटा लगा दिया, वो फ्यूज हो गया ना बेटा। क्या उससे बाजरे और गेहूं का आटा सेपरेट कर सकते हो क्या, आटे में पानी मिलाने के बाद में, नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब ये है बच्चों, जब किसी दो चीज़ों को आपस में आप फ्यूज करते हो, मिलाते हो, तो उसको हम बोल देते हैं फ्यूज। और किसी भी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए आपको टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी बच्चों, यस और नो। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं उनके लिए हीट ऑफ फ्यूजन जो होता है बच्चों वो फिक्स होता है, टेम्परेचर फिक्स होता है, लिख लो। डेफिनेट टेम्परेचर ऑफ फ्यूजन। बच्चों इनका डेफिनेट टेम्परेचर ऑफ फ्यूजन होता है, या एंथैल्पी बोल दो, एंथैल्पी लिख लो, डेफिनेट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। मतलब इनकी एक फिक्स एनर्जी होती है, इनमें कोई डेफिनेट नहीं होती, दे हैव नो डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, डू नॉट। एंथैल्पी they do not have definite enthalpy of fusion। बेटा सॉलिड का ही एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होता है, लिक्विड तो तुम्हारे सिलेबस में है ही नहीं, सॉल्यूशन वाले चैप्टर में आएगा। आटा तो सॉलिड है ना बेटा, आटा तो सॉलिड है, उसको फ्यूज करने के लिए पहले लिक्विड में कन्वर्ट करोगे ना, किस में कन्वर्ट करोगे, लिक्विड में कन्वर्ट करोगे, समझ गए। तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो एक फिक्स टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी, जहाँ पे फिक्स टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी दैट इज नोन एज फिक्स एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। मतलब जब आप इनको मेल्ट करते हो, क्या करते हो, मेल्ट करते हो या फ्यूज करते हो। बेटा मेल्टिंग का मतलब तो सिर्फ होता है किसी चीज़ को लिक्विड फॉर्म में लेके जाना, और फ्यूजन का मतलब होता है मंजू दो चीज़ों को मिक्स करना है, दो से ज़्यादा चीज़ों को मिक्स करना, समझ गए। जब दो चीज़ों को मिक्स करोगे तो जो हीट निकलेगी वो यहाँ से फिक्स निकलेगी, तो यहाँ पे एंथैल्पी जो है फिक्स है फ्यूजन की, और यहाँ पे एंथैल्पी फिक्स नहीं है फ्यूजन की, समझ गए। मतलब जनरली पानी के अंदर आप NaOH को मिक्स करते हो, सुनना मेरी बात को, पानी के अंदर आप NaOH को मिक्स करते हो तो हीट रिलीज होती है, तो वहाँ पे किस टाइप की रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक। तो वहाँ पे हीट फिक्स रिलीज होगी बच्चों, क्या हीट होगी रिलीज, फिक्स हीट रिलीज होगी, तो उसको हम बोल देंगे डेफिनेट एंथैल्पी। और एमोर्फस सॉलिड जो होते हैं वहाँ पे डेफिनेट एंथैल्पी रिलीज नहीं होती, वो उसकी फिजिकल स्टेट पे, कंडीशंस पे, उस पर सब पे डिपेंड करता है, क्लियर। तो हीट का रिलीज होना ही एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होता है। फ्यूजन मतलब जब हम किसी चीज़ को मिक्स कर रहे होते हैं उस टाइम जो हीट रिलीज होती है। इनमें
समझ लो, ये चीज़ें आपकी बुक में भी लिख रखी है, मैं उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ बच्चों। एक होता है एनआइसोट्रोपी। एनआइसोट्रोपी बच्चों, एनआइसोट्रोपी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। जो इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ उसको बेटा अपने ब्लैक या रेड पेन से जिससे भी आप इंडिकेट करना चाहो इंडिकेट कर लेना, क्योंकि बार बार ये चीज़ें नहीं बताई जाती बच्चों। ये एनआइसोट्रोपिक होते हैं। दे आर एनआइसोट्रोपिक। और ये होते हैं आइसोट्रोपिक। इसको अपन डिटेल में बात करेंगे अभी। ये डिफरेंस क्रिएट करने के बाद में बच्चों इसको अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट्स। ये ट्रू सॉलिड होते हैं, मैंने लिखा है। और ये कैसे होते हैं? सूडो सॉलिड होते हैं। लिखो, एक और लिख लो, ये ट्रू सॉलिड होते हैं। और ये होते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। सुपर कूल्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, एमोर्फस सॉलिड आर सुपर कूल्ड लिक्विड। मतलब इनका नेचर होता है ये सुपर कूल्ड लिक्विड होते हैं बच्चों। समझो सुपर कूल्ड लिक्विड का मतलब क्या होता है। गिलास इसका एग्जाम्पल है, समझ लो, यहाँ पे बात चली गई तो। माय डियर स्टूडेंट्स, सुपर कूल्ड लिक्विड का मतलब क्या होता है समझो। गिलास सबने देखा है, आपके घर पे खिड़कियों में भी लग रहा होगा भाई। आप घरों में विंडो जो होते हैं बच्चों उसमें गिलास लगाते हैं, लगाते कि नहीं लगाते बताओ? ठीक है, और आजकल तो ज़्यादा लगाते हैं। इवन नया घर जब बनाते हैं तो जो जीने का जो टावर बनाते हैं उसमें तो शीशा लगाते हैं, क्योंकि जिसने टावर पे शीशा नहीं लगाया वो गरीब आदमी है लोगों की नज़रों में। वीडियो बेटा क्लियर नहीं आ रहा तो छत पे चले जाओ, आ जाएगा क्लियर। नेट नहीं आ रहा तो ठीक है, आ जाएगा बेटा। तो एक्चुअल में क्या होता है बच्चों, विंडो के अंदर वर्टिकली हम गिलास को लगाते हैं। विंडो में खड़ा गिलास हम लगाते हैं, बोलो लगाते नहीं लगाते? तो किसी पुरानी बिल्डिंग में देखना, जो बिल्डिंग आज से 20-30 साल पहले बनी और उसमें विंडो में शीशे लगे हों। एक्चुअल में क्या होता है बच्चों, वर्टिकली हम गिलास को लगाएंगे, इस तरीके से खड़ा गिलास लगाते हैं। तो 10-15 साल बाद में हम नोटिस करते हैं बच्चों कि गिलास जो है उसका जो नीचे का लेयर जो है वो थिक हो जाता है और ऊपर का जो पोर्शन है वो थिन हो जाता है। मतलब गिलास ऐसे वर्टिकल पोजीशन में पड़ा हुआ है, लगा हुआ है विंडो में, तो धीरे 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 धीरे, एकदम से नहीं, ग्रेजुअली, बहुत धीरे धीरे जो ग्लास के जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो धीरे 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 नीचे की तरफ शिफ्ट होंगे। किधर शिफ्ट होंगे? नीचे की तरफ शिफ्ट होंगे। जब वो नीचे की तरफ शिफ्ट होंगे तो ग्लास जो है बच्चों उसको उसका नीचे का जो हिस्सा है वो क्या हो जाएगा? थोड़ा थिक हो जाएगा, थोड़ा मोटा हो जाएगा। समझ गए? तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। और ऐसा होने से गिलास थोड़ा धुंधला भी हो जाता है। क्या हो जाता है? धुंधला भी हो जाता है। बोलो होता है कि नहीं होता? पुरानी बिल्डिंगों में जो गिलास लगे होते हैं वो 15-20 साल बाद में धुंधले हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर वाला जो पोर्शन था उसके कुछ पार्टिकल्स शिफ्ट हो गए नीचे की तरफ। मतलब धीरे धीरे, ग्रेजुअली, बहुत धीरे धीरे। ऐसा नहीं है कि 10 दिन में हो जाएंगे, कई सालों लग जाते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत फ्लो होता है किसका? उनके जो एटम्स हैं, उनके आयंस हैं, उनके मॉलिक्यूल्स हैं, वो नीचे की तरफ आते हैं। जैसे ये पेन है, ये मार्कर है, मैं इसको ऐसे रख लूँगा तो सारी इंक नीचे चली जाएगी, ये ढंग से चलेगा नहीं। ऐसे करूँगा तो इंक कहाँ जाएगी? नीचे आ जाएगी। ऐसा ही होता है। आप जिस पेन से लिखते हो उस पेन को उल्टा कर दो, फिर क्या लिखा जाएगा? क्या आप लिखोगे तो अच्छे से नहीं लिखा जाएगा। बेटा ऐसा क्यों होता है वो अभी बता रहा हूँ, ऐसा क्यों होता है। देखो बेटा, एमोर्फस सॉलिड जो होता है, एक डिफरेंस और लिख लो, इसको बता देता हूँ ऐसा क्यों होता है। लिखो अरेंजमेंट।
अरेंजमेंट, लॉन्ग रेंज ऑफ ऑर्डर एंड रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम, आयंस एंड मॉलिक्यूल। बच्चों यहाँ पे लॉन्ग रेंज ऑफ ऑर्डर होता है, मतलब अरेंजमेंट जो होता है वो प्रॉपर होता है। यहाँ पे अरेंजमेंट जो होता है वो शॉर्ट रेंज में होता है, और इर्रेगुलर होता है। समझ गए? तो नीलम बेटा यहाँ पे अरेंजमेंट इर्रेगुलर होगा, तो इर्रेगुलर अरेंजमेंट होगा मतलब कुछ भी अरेंजमेंट कैसे भी नॉट प्रॉपर अरेंजमेंट। यहाँ पे कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होता और यहाँ पे प्रॉपर अरेंजमेंट होता बेटा। यहाँ पे आयंस और एटम्स का अरेंजमेंट प्रॉपरली होता है, यहाँ पे इम्प्रॉपर होता है। तो यहाँ पे बच्चों जो एमोर्फस सॉलिड है, समझना मेरी बात को, ऐसा क्यों होता है एमोर्फस सॉलिड में? एमोर्फस सॉलिड में बच्चों जो एटम्स, आयन या मॉलिक्यूल उसके अंदर प्रेजेंट हैं वो इर्रेगुलरली अरेंज होते हैं, मतलब उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा वीक होता है। क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक। अब बेटा उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा वीक होगा, तो जो वीकली बॉन्डेड जो एटम है उनको आप मान लो किसी चीज़ को आप ऐसे रखोगे तो उसमें जो वीकली बॉन्डेड एटम वो नीचे की तरफ शिफ्ट होंगे कि नहीं होंगे? टूटते नहीं है, वो थोड़ा नीचे की तरफ शिफ्ट होता है और उनको नीचे की तरफ शिफ्ट होने में बहुत टाइम लग जाता है। तो बेटा ऐसा इसलिए होता है कि एमोर्फस सॉलिड जो होता है उसको सुपर कूल्ड लिक्विड इसलिए बोलते हैं कि वहाँ पे जो एटम्स हैं या आयंस हैं या मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रॉपर अरेंज नहीं होते, और प्रॉपर अरेंज नहीं होते तो वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ग्रेजुअली फ्लो करते हैं और उनका एक हिस्सा जो होता है वो थिक हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? थिक हो जाता है। समझ गए क्या? यस और नो? थंबनेल दे दो मेरे, समझ गए तो गुड, वेरी गुड। चलो तो बच्चों आप लोग रेगुलर रहो। अब आज अपन ने जो चैप्टर स्टार्ट किया है ये इसका थोड़ा सा अपन ने इंट्रोडक्टरी पार्ट किया है। इस चैप्टर को पढ़ना, अपनी एनसीईआरटी बुक में जो चैप्टर रखा उसको रीड करना। रीड करोगे थोड़ी बहुत चीज़ें आपके दिमाग में जाएंगी, थ्योरेटिकल पोर्शन। ठीक है? ये अजम्पशन पे बेस्ड चैप्टर है, थोड़ा दिमाग पे बेस्ड चैप्टर है, सॉलिड स्टेट है। कल अपन इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे वाले टॉपिक्स को। कल अपन बात करेंगे टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। किसकी बात करेंगे बच्चों? टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करेंगे। ठीक है? ओके, बेस्ट ऑफ लक। आप और आपके घर वालों को परमात्मा सुखी रखे। ठीक है?